Hello dear students, welcome to your Med and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग सेल स्टडी कर रहे हैं और सेल में हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं साइटोप्लाज्म की हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर चुके हैं, हम लोग प्लास्टिड की स्टडी कर चुके हैं। अब आज हम लोग जिस सिस्टम की बात की हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की भी स्टडी कर चुके हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करते जा रहे हैं। हम अभी तक दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन की बात की है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेल के अंदर और सेल से बाहर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो जरूरत होती है, सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है कहीं भी। नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो सेल के अंदर बाहर में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो इसलिए कि सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस एक ही जगह पर प्रोड्यूस नहीं होते, अलग अलग लोकेशन पे। जैसे सेल में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट्स आता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आता है, डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस आता है, उनको बाहर से ऑक्सीजन भी आता है, उनको सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक लाना, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस होना, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसे निकालना, इसके लिए चैनल की आवश्यकता होती है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें चैनल कैसे होता है और उस चैनल को क्या कहते हैं, ये चैनल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि सेल के अंदर दो तरह के सिस्टम की बात करेंगे। एक कहेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की, एक को कहेंगे एक्सट्रोमेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी चार सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग ER भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे गोल्गी बॉडीज कहते हैं, एक ही चीज है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये जो चारों हैं इनकी अलग मित्र मंडली है, इन्हें सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इसीलिए इन्हें कहेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसको कहेंगे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, यानी मेम्ब्रेन के अंदर होने वाले सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के सिस्टम एक अलग नेटवर्क होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, और ये जो चारों हैं ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन चारों में कोऑर्डिनेशन होता है। इन चारों को हम लोग कहते हैं मित्र मंडली, सेल मित्र मंडली है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम की जो बात की है, ये ER से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ना तो ये ER से कोऑर्डिनेट करते हैं और ना ही ये किसी और से कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम, ये किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है भाई आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल लाओ, आप ऑक्सीजन लाओ, मैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस कर दूंगा, उस एनर्जी का। क्लोरोप्लास्ट कहता है भाई आप
कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, सनलाइट मुझे दे दो, वाटर दे दो, मैं ग्लूकोज बनाकर दे दूंगा। पैरोक्सिसोम कहता है आप ऑक्सीजन लाओ, मैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दूं। इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, अभी हम समझे कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कौन कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की अगर बात करते हैं तो सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पहले हम समझते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका क्या फंक्शन है। तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के जितने भी सेलुलर फंक्शन होंगे इनको कंट्रोल करेगा ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इस और ये इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस से एक नेटवर्क निकलेगा, इस न्यूक्लियस से सेलुलर नेटवर्क निकलेगा, इस तरह का नेटवर्क निकलेगा ये कुछ नेटवर्क स्ट्रेट निकलेगा ये। तो ये जो नेटवर्क निकलेगा सेलुलर नेटवर्क सेल से, यही कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा बाहर, इंटर बीच। तो करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रासेलुलर स्पेस है इसको दो पार्ट में भी डिवाइड करता है, ल्यूमिनल पार्ट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट यानी वे पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के भाग है, और दूसरा वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट यानी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। सबसे पहले समझ लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर के पार्ट को दो भाग में बांट देता है। एक हो गया ल्यूमिनल पार्ट, ल्यूमिनल पार्ट यानी ल्यूमेन के अंदर, ये वे पार्ट होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। और दूसरा जो डिवाइड करता है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, वे पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, यानी साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यार ये साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, ये अलग कंपार्टमेंट चैनल पार्ट है जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन को जोड़ता है। कहीं कहीं पर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से बाहर भी निकल जाता है, वो दो मेम्ब्रेन के बीच सब्सटेंसेस की एक्सचेंज का काम करता है। कहीं कहीं पर यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। मीन्स ये क्या करता है, सेल वॉल, दो सेल वॉल के बीच के कनेक्टिंग का काम करता है। दो प्लांट सेल के सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करता है, मिडिल लैमेला को क्रॉस कर देता है, राइट। अब अगर कुछ इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं, जरूरी है जानना
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझे हैं कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, एक्सोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, लुमिनल सिस्टम क्या है, एक्स्ट्रा लुमिनल क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने देखा था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। गार्नियर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, सबसे पहले देखा और उन्होंने इसे कहा एर्गोप्लाज्म। क्या कहा? एर्गोप्लाज्म। तो एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले किसने देखा? तो किसने देखा? गार्नियर ने। क्या कहा? ईआर को सबसे पहले गार्नियर ने देखा, क्या कहा? एर्गोप्लाज्म। एर्गोप्लाज्म का संबंध किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एर्गोप्लाज्म का संबंध किससे है? गार्नियर से है। लेकिन इनको प्यारा सा खूबसूरत सा नाम किसने दिया, या इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? जिसे खोज का श्रेय जाता है उन्हीं ने इसे नाम दिया। इसकी खोज का क्रेडिट से उन्होंने तो एर्गोप्लाज्म कहा था, बट ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं उनके पास थी। सबसे पहला बोले कि इनके बाद पोर्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन बताए। जैसे पोर्टर ने यह भी बताया था कि इसमें इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया था इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बनाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है, रेटिकुलम होता है, वो सेल के बाहर भी जा सकता है। तो इनका क्रेडिट किनको जाता है? पोर्टर को जाता है। और पोर्टर ने ही इसे क्या कहा था? पोर्टर ने इसे कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडो मीन्स हो गया इनसाइड, इनसाइड। प्लाज्मिक आया साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक नेटवर्क होता है, एक चैनल होता है जो न्यूक्लियस से लेकर मेम्ब्रेन तक जाता है। तो उन्होंने इसे क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर कौन से और सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, उससे क्या निकलता है। जैसे आगे हम समझेंगे, इसी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स निकलता है, इसी से लाइसोसोम निकलता है। किसने बताया? अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने खोजा? फाइन स्ट्रक्चर किसने खोजा? इनको बिल्कुल क्लोजली किसने देखा? तो वो देखे पोर्टर, क्लाउड एंड पुलमैन। कौन? पोर्टर, क्लाउड, पुलमैन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम इसको ईआर कहेंगे, वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड बाय? तो ये डिस्कवर्ड किए थे कौन? पोर्टर, क्लाउडे एंड पुलमैन। इन्होंने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इन्होंने क्या बताया था? पोर्टर, क्लाउड और पुलमैन ने तो उन्होंने कहा इट इज मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी नेटवर्क दैट प्रोवाइड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी मीन्स होता है खाली जगह। ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी है, मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी का नेटवर्क है
जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल के ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल कम्युनिकेशन का काम करता है। सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा, ध्यान लीजिए, डेली लाइफ में विदाउट कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है। कम्युनिकेशन के बिना लाइफ के लिए स्नार्ड जीवन रुक जाएगी। आज तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ कर सकें। तो सेल के अंदर भी ठीक ऐसा ही चलता है, उनके अंदर भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। वो कम्युनिकेशन क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड कैविटी नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड कैविटी नेटवर्क। अब ये आता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड कैविटी नेटवर्क इनसाइड सेल दैट प्रोवाइड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? कहेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड कैविटी नेटवर्क inside cell to provide communication inside and outside cell, communication not only inside but inside and outside cell, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन बॉन्ड कैविटी जो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हम लोग ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर। तो ईआर का कई फंक्शन है, वैसे कई फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है? कम्युनिकेट करना, सेल ऑर्गेनल को कम्युनिकेट करना, सेल टू सेल कम्युनिकेट करना, सेल ऑर्गेनल को कम्युनिकेट करना, सेल टू सेल कम्युनिकेट करना, सेल को जो सब्सटेंसेस की जरूरत है उसको लाना, सेल के अंदर लाइसोसोम बनाना ताकि जो डेड सेल ऑर्गेनल से हमको डाइजेस्ट किया जा सके, सेल के अंदर गॉल्गी बॉडीज को बनाना, यानी जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उन सब्सटेंसेस की पैकिंग करना, पैक कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर का काम। किसका? ईआर का। अब कहेंगे बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं। इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि आखिर क्या करते हैं, इन पे कौन से सब्सटेंसेस हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में बांटा गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे स्मूथ ईआर भी कहेंगे, और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनब्रांच्ड क्रिस्टी का बना होता है। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ अनब्रांच्ड क्रिस्टी, अनब्रांच्ड होता है। और रफ होता है वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम हो, वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ हो, ग्रेन्यूलर्स हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हो, ग्रेन्यूलर्स हों, और ये स्मूथ अग्रेन्युलर होगा, इन पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा।
इसके साथ ही ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन से भरा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन से भरा होता है जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ कंटिन्यूअस होता है। पेरी मींस आउटसाइड, न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है वहां पर ये कंटिन्यूअस होते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें या ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इनमें ल्यूमेन भरा होता है। इनमें जो सब्सटेंस भरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसे कहते हैं ल्यूमेन, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ आगे समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, ईआर की स्ट्रक्चर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन स्ट्रक्चर्स का बना होता है, कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर का बना होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला ईआर सिस्टर्न, ईआर सिस्टर्न। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं। वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अनब्रांच्ड हो उसे हम कहेंगे ईआर सिस्टर्न। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनब्रांच्ड हो, यानी अनब्रांच्ड ईआर इज कॉल्ड सिस्टर्न। इनकी जो डायमीटर होती है, ये डायमीटर है 400 to 500 एंगस्ट्रम होती है। थिकेस्ट ईआर, सॉरी थिनेस्ट ईआर क्या होता है? ईआर सिस्टर्न होता है, सबसे पतला होता है। और ईआर सिस्टर्न के सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होता है। ईआर सिस्टर्न के सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होता है, जिसके कारण ईआर सिस्टर्न रफ होता है। ईआर सिस्टर्न रफ होता है। तो जानिए ईआर सिस्टर्न क्या है? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैविंग डायमीटर 400 to 500 एंगस्ट्रम आर कॉल्ड ईआर सिस्टर्न। ईआर सिस्टर्न इज ऑलवेज रफ ईआर ड्यू टू हैविंग राइबोसोम ऑन सरफेस, राइबोसोम ऑन सरफेस। ठीक है, आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसके बाद हम समझते हैं कि जो ईआर है, ईआर दूसरा होता है ईआर ट्यूब्यूल्स, ब्रांच्ड एंड स्मूथ स्ट्रक्चर ऑफ डायमीटर 500। दूसरा होता है ईआर ट्यूब्यूल्स। पहला ईआर सिस्टर्न, ईआर ट्यूब्यूल्स, ये होंगे ब्रांच्ड, है ना, ब्रांच्ड एंड स्मूथ स्ट्रक्चर। इनका जो डायमीटर होगा, इनका डायमीटर, ये पहले समझिए क्या होते हैं, ये होंगे ब्रांच्ड एंड स्मूथ होंगे। इनके जो डायमीटर होंगे 500 to 1000 एंगस्ट्रम। डायमीटर कितना होंगे? 500 to 1000 एंगस्ट्रम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। दो स्ट्रक्चर की बात की है, ईआर सिस्टर्न और ईआर ट्यूब्यूल्स। ईआर सिस्टर्न और ईआर ट्यूब्यूल्स। ईआर सिस्टर्न जहां अनब्रांच्ड होता है, रफ होता है, वहीं ईआर ट्यूब्यूल्स
स्मूथ होता है और ब्रांच्ड होता है। ईआर सिस्टम थीन होता है, 400 से 500 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ईआर ट्यूब्यूल से मोटा 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। नेक्स्ट होता है ईआर वेसाइकल्स। ये देख रहे हैं ईआर वेसाइकल्स हो गया, ईआर सिस्टर, ईआर ट्यूब्यूल्स, ईआर सिस्टर, ईआर ट्यूब्यूल्स। इसका डायमीटर कितना होगा? 400 to 500 एंगस्ट्रॉम का होगा। इसका डायमीटर कितना होगा? तो 500 to 1000 एंगस्ट्रॉम का होगा। और इससे जो निकला ट्रांजिशनल वेसाइकल, इसका डायमीटर कितना होगा? तो इसका डायमीटर होगा 250 to 5000 एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड स्ट्रक्चर की जो हम बात करेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो गया? ईआर ट्यूब्यूल्स। थर्ड स्ट्रक्चर थर्ड ईआर वेसाइकल्स। ईआर वेसाइकल्स, ईआर वेसाइकल्स, these are round swollen structure, round swollen structure, गोल होंगे, round swollen structure with varying diameter, diameter के varying करेंगे। डायमीटर कितने से कितने तक हो सकते हैं? तो इनके डायमीटर हो सकते हैं 250 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम। जो ईआर वेसाइकल्स हैं ये राउंडेड होंगे, ये राउंडेड होंगे और इनका डायमीटर 200 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंस बनेगा यहां से रिलीज होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस आया, सब्सटेंस फिल अप होकर ये स्वॉलन हो गया, स्वॉलन होने के बाद ये मेम्ब्रेन से अलग होगा। यहां स्वॉलन होगा, स्वॉलन होकर मेम्ब्रेन से अलग हो गया, ये बना दिया ईआर ट्रांजिशनल वेसाइकल्स। क्या बना दिया? ट्रांजिशनल वेसाइकल्स। अब ट्रांजिशनल वेसाइकल्स कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रखते हैं, चाहे वो लाइसिस एंजाइम्स रखते हैं या ऑक्सीजन कंटेनिंग, जैसे एग्जांपल्स है पेरोक्सीसोम, एस्पेरोसोम, ग्लाइकोसोम। ये क्या है? ये क्या है? ईआर वेसाइकल्स है। ये क्या है? ईआर वेसाइकल्स। ईआर वेसाइकल्स कौन कौन से ईआर वेसाइकल्स हो गए? पेरोक्सीसोम, एस्पेरोसोम, ग्लाइकोसोम। पता है ना? सोम मींस कंटेनिंग राइबोसोम, एस्पेरोसोम, पेरोक्सीसोम जिसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो, राइबोसोम, एस्पेरिकल सेप्ट हो, एस्पेरोसोम, ग्लूकोज हो, ग्लाइकोसोम, पेरोक्साइड हो, पेरोक्सीसोम। तो इसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। तो अगर ईआर अगर केमिकल से भरा होता है उस आधार पर नाम देंगे। जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इसके, इस स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर का जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा, इट इज सराउंडेड बाय 50 एंगस्ट्रॉम थिक मेम्ब्रेन। जिसकी जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होगा? 50 एंगस्ट्रॉम। ईआर की अगर बात करते हैं तो जो पूरा सेल का कंपार्टमेंट होता है, हाफ से ज्यादा पार्ट ईआर से भरा होता है। सेल का अगर टिपिकल सेल की बात करते हैं, सेल का आधा से ज्यादा पार्ट ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भरा होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईआर की। तो ईआर से स्टार्ट हो गए, तो ईआर में क्या क्या पाए जाते हैं? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी इससे पहले बात किए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। कौन कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। किसकी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर
राइबोसोम ग्रेन्यूल्स के रूप में अटैच रहता है। यानी इसमें क्या कहता है कि राइबोसोम इज अटैच्ड टू ER membrane as granules with the help of ribofourin protein। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, राइबोफोरिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से क्या अटैच रहता है, ग्रेन्यूल्स अटैच रहता है, दैट इज राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता है, तो इस पर ATS राइबोसोम अटैच होता है। कौन सा राइबोसोम, ATS राइबोसोम। और जैसा कि आपको पता है कि ATS राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट। राइबोसोम ATS राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट। तो जो 60S सब यूनिट है, ये 60S सब यूनिट ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। 60S राइबोसोम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। अब कहता है कि हमारे बॉडी के किन किन सेल में मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो कम से कम 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। यानी जहां सेक्रेशन की बात होगी वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेक्रेशन मिनिमल होगा। जैसे पैंक्रिएटिक सेल, जैसे गॉबलेट सेल, जैसे लीवर सेल के कौन पैंक्रिएटिक सेल यानी पैंक्रिएटिक सेल, गॉबलेट सेल और गॉबलेट सेल एंड लीवर सेल। इन तीनों में क्या होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो 2/3 पूरे जो सिस्टम होती है उसका 2/3 पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, 2/3 पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आगे बात करते हैं कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा स्टेबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा होता है। हालांकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इंटरकन्वर्टिबल होता है, रफ स्मूथ इंटरकन्वर्टिबल होता है। आगे समझिए इसके बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण होता है। तो मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है मसल सेल में। कहां इन्वॉल्व होता है, तो कैल्शियम आयन के एक्सचेंज में। ये कहां इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन कैल्शियम आयन एक्सचेंज। इसी कैल्शियम आयन एक्सचेंज के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है। राइट। अब पहले समझते हैं कि ट्रांजिशनल वेसा कैसे बनता है। इसमें आया माने सब्सटेंसेस आया, इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस आया, भरने के बाद क्या हो गया, सर्कुलर स्फेरिकल शेप ले लिया, स्फेरिकल शेप लेने के बाद अलग हो गया, इसको हम कर देंगे राइट। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंड सम मोर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज इतना ही समझेंगे।
ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और मेरा एक ही बात का ख्याल है, एक ही बात की चिंता रहती है, ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखते देखते इंटरेस्ट लूज कर दें। नहीं, आप मोटिवेटेड रहें, आप इंटरेस्टेड रहें, आप नीट की तैयारी के प्रति में ज़्यादा अवेयर रहें। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाकर छोटे छोटे वीडियो के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और साथ ही मैं ये भी नहीं प्रयास करता कि कोई ऐसी लंबी कहानी सुनाऊं, आपका टाइम किल करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।